जैसे मैंने इंट्रो में भी आपको कहा कि ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो एक्ट है वो है LLP एक्ट 2008। ना याद रखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट, जैसे हम कहते हैं हमारा लोकसभा और राज्यसभा, और आपने देखा होगा मेरे सीए फाउंडेशन में जो मैंने कंपनीज एक्ट के वीडियोस पहले अपलोड किए थे, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जो अगर एक बिल है और अगर उसको एक्ट में कन्वर्ट होना है, एक बिल को अगर जब वो पास हो जाता है तो हम उसे कहते हैं एक्ट। तो पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पहले उसको अप्रूव करे। तो यहां पर द पार्लियामेंट ने 12 दिसंबर 2008 को इस बिल को अपनी अप्रूवल दे दी। और आपको पता है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है। तो प्रेसिडेंट ने इस बिल को अपनी असेंट दी 7 जनवरी 2009, और फिर ये जो बिल था ये बन गया LLP एक्ट 2008। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? याद रखना है, पार्लियामेंट ने कब इसे पास किया? 12 दिसंबर 2008, और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट कब दी? 7 जनवरी 2009, एंड देन इट इज नोन एज LLP एक्ट 2008। याद रखिए, ये एक्ट इज नाउ स्पेसिफिकली टू मेक ऑल द रूल्स एंड फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब LLP को कैसे बनाया जाए, कैसे फॉर्म किया जाए, कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, उसको अगर कन्वर्ट होकर अब LLP में आना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, ये सब चीजों को अब गवर्न करेगा LLP एक्ट 2008। श्योर अबाउट दिस? तो इस स्लाइड में हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? इस स्लाइड में हमें ये डेट्स याद रखनी है कि पार्लियामेंट ने कब अप्रूव किया और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट जो है वो कब दी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे इस एक्ट में 81 सेक्शंस है एंड 4 स्केड्यूल्स है। कितने सेक्शंस है? 81 एंड 4 स्केड्यूल्स। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में हमें ये पूरे के पूरे 81 सेक्शंस नहीं करने। मोर और लेस 32 सेक्शंस तक हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये पूरा कवर्ड है। लेकिन उसके बाद से 81 सेक्शन तक हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे, जो सेक्शंस ICAI ने हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है। श्योर? इसका मतलब हमारे सीए फाउंडेशन सिलेबस में फुल एक्ट नहीं इंक्लूड की गई है, कुछ और सिर्फ सिलेक्टिव सेक्शंस ही कंसिडर किए गए हैं। श्योर अबाउट दिस? सिलेक्टिव सेक्शंस ही हमारे सिलेबस में है और हम भी उतना ही पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहां पर कहा कि हमारे 81 सेक्शंस है इस एक्ट में और 4 स्केड्यूल है। अब स्केड्यूल 1 जो है वो पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में चर्चा करता है। किसके ऊपर चर्चा करता है? पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। इसका मतलब कल जाकर LLP एग्रीमेंट जो पार्टनर्स अपने बीच में बनाते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड कोई क्लॉज ना हो, कोई कंडीशन ना हो, तो फिर उस पर्टिकुलर एरिया पर स्केड्यूल 1 जो कहता है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इट विल बी ऑब्वियसली एप्लीकेबल वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दीज पार्टनर्स। श्योर अबाउट दिस? तो फर्स्ट शेड्यूल पार्टनर्स के बीच राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल ऑल टॉक अबाउट कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। इसका मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और उसको LLP में कन्वर्ट होना है तो उसकी प्रोसीजर सेकेंड शेड्यूल में है। अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसे कन्वर्ट होना है LLP में
तो उसके लिए थर्ड शेड्यूल है। और अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसे कन्वर्ट होना है एलएलपी में, तो उसके लिए फोर्थ शेड्यूल है। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल all talk about conversion. They all talk about कन्वर्जन। मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग आप एंटिटी, आप एक कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एंड यू वांट कि आई वांट टू गो फॉर एलएलपी, तो यू कैन। द रूल्स, द प्रोसीजर फॉर दैट हैज बीन स्टेटेड इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी क्लियर है? याद रखें, MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, and the Registrar of Companies have been given the task to administer the act. These are the authorities जो इस एक्ट की कंप्लायंस को चेक करेगी। मतलब इंडिया में जो भी लोग एलएलपी इंकॉर्पोरेट करेंगे, एलएलपी फॉर्म करेंगे, क्या वो एलएलपी एक्ट के सब रूल्स, क्या वो एलएलपी एक्ट के सब सेक्शंस का कंप्लायंस कर रहे हैं? क्या एलएलपी एक्ट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन समय समय पर आएंगे, क्या उसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही? इसका काम जो है, कंप्लायंस जो है, वो इन एंटिटीज, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब चाहे तब तब रूल्स बना सकती है टू अमेंड बाय जस्ट नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गजेट। सो समय समय पर जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अमेंडमेंट करना हो, उनके पास वो पावर है। आपको तो पता है, हर एक्ट के साथ रूल्स भी होते हैं। एंड ये कि यहाँ एक चीज याद रखें, पार्टनरशिप एक्ट किसी भी तरह से एलएलपी पर एप्लीकेबल नहीं है। ये हमें पता है कि पार्टनरशिप एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म्स। एलएलपी के लिए ओनली एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनरशिप एक्ट के 1932 जो था हमारा, उसका एलएलपी से कोई भी लेना देना नहीं है। श्योर अबाउट दिस? तो इस आपको इस स्लाइड में क्लियर हो गया कितने सेक्शंस है, कितने स्केड्यूल है। और जो पहला स्केड्यूल है वो तो पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज पे बात करता है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्केड्यूल टॉक्स अबाउट कन्वर्जन। क्लियर है? श्योर? नाउ व्हाट इज एलएलपी? हम पिछले 7 मिनट से बात कर रहे हैं एक इंट्रोडक्शन के बारे में कि चलो भाई एलएलपी एक्ट कैसे बना, किसने अप्रूवल दिया, कौन से डेट को दिया, कितने सेक्शंस है, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब जरा ये तो बताओ कि एलएलपी होता क्या है। तो थोड़ा समझेंगे, एलएलपी हमेशा इज नोन एज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट या हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहूंगा। अब आप कहेंगे सर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों? बस क्योंकि एलएलपी कितना खास है, क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट कंपनीज दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर कर अपने आप को बनाया है। इसका मतलब एलएलपी ने एक तरह से क्या किया, पार्टनरशिप फर्म के अच्छे फीचर्स और प्राइवेट कंपनी के अच्छे फीचर्स को कंबाइन कर लिया। जो प्राइवेट कंपनी के फीचर्स जो होते हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जिसके लिए लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में पसंद करते हैं अपना काम करना, और जो पार्टनरशिप फर्म के जो एडवांटेजेस हैं जिसके लिए लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, इन दोनों ही एडवांटेजेस को कंबाइन कर दिया और एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम कहते हैं आ गई, वो है एलएलपी। इसीलिए कहते हैं नाउ यू हैव अ अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अब जब मैं कह रहा हूं कि आपके पास अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहां पर अब न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस विद लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब यहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है अब वो लिमिटेड रहेगी। यस, आपने सही सुना, लिमिटेड किसका? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर contribution, limited to the extent of their contribution। क्या बात कर रहे हो सर? पार्टनरशिप फर्म में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। वही तो मैं कह रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। कल जाकर अगर फर्म के असेट्स आर इनसफिशिएंट तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट्स बेचकर भी क्रेडिटर्स को चुकाना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी में दे आर ओनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। इससे क्लियर एक साबित होता है कि क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी आर नॉट क्रेडिटर्स ऑफ देयर पार्टनर्स। बात खत्म हो गई आज। एलएलपी के क्रेडिटर्स
सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के असेट्स को बेचकर, एलएलपी के प्रॉपर्टी पर बेचकर पैसे ले सकते हैं। कल जाकर अगर एलएलपी के असेट्स या प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट है तो उसके क्रेडिटर्स पार्टनर्स से पैसे नहीं ले सकते। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट एलएलपी इज दैट द पार्टनर्स का लायबिलिटी इज लिमिटेड। एलएलबी यहां पर आप देख सकते हैं वही है, विल इटसेल्फ बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स। प्लस यहां पर पार्टनर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में किया जाता था। तो आपने यहां पर देखा कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर भी आ गया, प्लस पार्टनरशिप फर्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, भैया कौन पार्टनर रहेगा, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, वो वाली एक फ्लेक्सिबल फीचर भी आ गई। मतलब सिंप्लिसिटी भी आ गई पार्टनरशिप फर्म की। और जो एक चीज होती थी जहां पर पार्टनर का क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता था, वो अब उसे लिमिटेड लायबिलिटी में ला लिया। एक एलएलपी को जैसे कंपनी का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, वैसे एलएलपी का भी अब एक खुद का स्ट्रक्चर हो गया। सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या, इसका मतलब एलएलपी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है? यस, उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। सर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब, जैसे एक कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स लॉ की नजर में अलग होते हैं, और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स अलग नहीं होते हैं, वो लॉ के नजर में एक होते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि एलएलपी में एलएलपी अलग और एलएलपी के पार्टनर्स अलग, ये दो सेपरेट आइडेंटिटी है? यस, एलएलपी ने ये भी एक बेस्ट फीचर डाल दिया। तो मतलब आइडेंटिटी सेपरेट, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, और जैसे आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है पार्टनर पार्टनर जैसा पार्टनरशिप फर्म में चलता था, वो भी अलाउड है। सर मतलब एलएलपी तो एक बेस्ट हो गया, इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप। वही तो बता रहा हूं, स्लाइड पर वही तो है। तो याद रखें, ये जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ये फिर से आगे आएगा, हम लोग फीचर्स में बात करेंगे। बट आपको ये समझ में आ गया कि एलएलपी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना? पक्का श्योर अबाउट दिस? अब थोड़े कुछ डेफिनेशंस को देख लें। आप कहेंगे सर ये डेफिनेशंस क्यों? ये डेफिनेशंस आगे बहुत बार बहुत सेक्शंस में आते रहेंगे, तो बाद में हम इन वर्ड्स को बार बार नहीं समझते बैठेंगे। इसीलिए हम इस वीडियो में पहले ही सारे डेफिनेशंस को अच्छी तरह से खत्म कर देंगे। क्लियर? चलिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट पहला डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहां पर रूल कहता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है it considers all the company defined in section 3, that is the first. So section 3 of the Companies Act obviously जो भी companies है वो सब companies consider करता है, and includes, सिर्फ यही नहीं, LLP registered under this act, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब वो भी एलएलपीज जो हमारे एलएलपी एक्ट 2008 में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है बट किसी फॉरेन एलएलपी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब आपकी फॉरेन कंपनी आ गई। तो सर इसका मतलब ये 1 2 3 4 ये क्लियर कर दूं कि कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। Perfect? Yes, but does not include a sole corporation, a cooperative society and any other body corporate जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई कर दे। क्लियर है? मतलब एक लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया, रेसिडरी कंडीशन बना दी। कल जाकर गवर्नमेंट को इस रेसिडरी कंडीशन को यूज कर कर किसी पर्टिकुलर एंटिटी या किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर करना हो तो वो कर सकते हैं। क्लियर है? तो बताइए क्या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया को बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा? किया जाएगा। क्या एलएलपी इंडियन, हमारी जो एलएलपी एक्ट है 2008 उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम फॉरेन एलएलपी, तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगा? यस, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगा। क्या फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आपको ये बॉडी कॉर्पोरेट एक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है बिजनेस। अब मुझे बताइए, ये बिजनेस की डेफिनेशन हमने पार्टनरशिप में भी देखी थी, अगर आपने देखा होगा
कि पार्टनरशिप एक्ट भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है पूरी। तो बिजनेस की यहां पर डेफिनेशन है ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस and occupation. So more or less it covers each and everything. Whether respectively selling goods or you're giving services, business includes trade, profession, service and occupation. Perfect. The next is designated partner. बहुत important, ये आगे काम आने वाला है। अब ये designated partner यहां पर सिर्फ इतना बोल दिया, any partner designated as per section 7, बस इतना बोल दिया, designated as per section 7। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझना है, मैं आपको क्लियर बता दूं। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल कंप्लायंसेस। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सर, मतलब इसमें क्या कंसेप्ट है? इसमें कंसेप्ट ये है, हम आगे देखेंगे कि आपको कोई ना कोई मिनिमम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को रखना है। मतलब आपके समझ लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, तो आपको उनमें से कोई भी 2 पार्टनर्स को एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलना है। सर मेरे तो 2 ही पार्टनर है, तो फिर वो दोनों पार्टनर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अच्छा ठीक है सर, ये क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ऑल द लीगल कंप्लायंसेस। सर मतलब अगर कल जाकर कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है हु विल बी लायबल फॉर द पेनल्टी। ओके ओके ओके, मतलब सर बाकी के पार्टनर्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल if there is a legal issue, if there is any non compliance. yes obviously आगे हम देखेंगे knowingly किया है, fraudulent से किया है, तो सब liable रहेंगे। बट ऐसे अगर कोई लीगल नॉन कंप्लायंस होता है, ऐसा कोई चीज है जो कंप्लाई करना था, कोई फाइलिंग करनी थी और आपने नहीं करी, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को पेनल्टी भरना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर विल बी लायबल। तो मैं अभी आपको बता दिया, आप इसको कहीं नोट्स पे बना सकते हो, बाद में दिक्कत ना हो जाए कि डेजिग्नेटेड पार्टनर तो अंत तक नहीं समझा। अ पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। और मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। अगर आपके 3 पार्टनर है तो आपको मिनिमम 2 रखने पड़ेंगे। अगर आपके 6 पार्टनर है तो आपको मिनिमम 2 रखने पड़ेंगे। अगर आपके 2 ही पार्टनर है तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? फाइनेंशियल ईयर, अब ये मुझे बोलने मत लगाइए, फाइनेंशियल ईयर ऑब्वियसली इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन सर फिर ये आपने क्यों लिया यहाँ पर? फाइनेंशियल ईयर को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन कहता है अगर आपने अपनी एलएलपी 30 सितंबर के बाद अगर इंकॉर्पोरेट करी है, उस ईयर के 30 सितंबर के बाद अगर इंकॉर्पोरेट करी है, तो आपका साल आने वाला 31 मार्च नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक जा सकता है। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने 5 अप्रैल 2019 को एक एलएलपी बनाई। अब मुझे बताइए ये क्या एलएलपी मैंने सितंबर से पहले बनाई है? ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं अप्रैल बनाई है, तो मेरा यहां पर साल कब खत्म होगा? मेरा साल खत्म होगा 31 मार्च 20। यस और नो? 31 मार्च 20। सर लेकिन समझ लीजिए कि हमारा ये जो एलएलपी है, ये जो हमने बनाई है, हम इसे बनाएंगे अगर समझ लीजिए 5 अक्टूबर 2019। तो फिर अब देखिए आपने एलएलपी सितंबर के बाद बनाया है, तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये 31 मार्च जो आने वाला है वहां नहीं होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 21। अब बताइए क्लियर? समझ में आ गया? तो व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, क्या दिमाग में चला गया? पक्का एवरीबॉडी? फॉरेन एलएलपी मतलब क्या? फॉरेन एलएलपी का मतलब है कि ऐसी एलएलपी जो जैसे मैंने इंट्रो में भी आपको कहा कि ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो एक्ट है वो है एलएलपी एक्ट 2008। ना याद रखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट, जैसे हम कहते हैं हमारा लोकसभा और राज्यसभा, और आपने देखा होगा मेरे सीए फाउंडेशन में जो मैंने कंपनीज एक्ट के वीडियोस पहले अपलोड किए थे, उसमें हमने देखा था कि
सबसे पहले जो अगर एक बिल है और अगर उसको एक्ट में कन्वर्ट होना है, एक बिल को अगर जब वो पास हो जाता है तो हम उसे कहते हैं एक्ट। तो पास होने के लिए बहुत